हेलो एंड वेलकम टू सीवीटी बाय सुपर ग्रेड्स। आई एम आकांक्षा पिल्लई और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12th बोर्ड के मेन बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है इससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे क्लास का एजेंडा क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे। हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, जो भी हार्ड वर्ड्स या जो भी ऐसे वर्ड्स है जो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, उस पर्टिकुलर स्टैंजा में, हम उस पे फोकस करेंगे। और जब हमारा पूरा स्टोरी, पूरी हमारी पोम खत्म हो जाएगी, तब हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके फ्लेमिंगो की बुक के अंदर दिए हुए हैं। साथ ही हम बीच बीच में अपने चैप्टर के साथ बात करते हुए चलेंगे उन क्वेश्चंस की जो जनरली आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीबीएसई बोर्ड की, तो सीबीएसई बोर्ड में फ्लेमिंगो क्लास 12th में सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है। इसको मेन बुक भी कहा जाता है। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो खुद में ही एक लैंग्वेज के बारे में बात करता है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात करता है, मदर टंग की बात करता है। तो इस चैप्टर की पूरी स्टोरी रिवॉल्व इस चैप्टर की पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व होती है दो लोगों के साथ। पहले जो वो स्टूडेंट है उनका नाम है फ्रांस, और दूसरा जो टीचर है जिनका नाम है एम हैमिल। तो आइए हम इनके बारे में बात करने से पहले ये समझते हैं कि जिसने इस स्टोरी को लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो पूरे जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। अब द लास्ट लेसन से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं आखिरी चैप्टर या आखिरी लेसन की। तो ये एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, मतलब टीचर का लास्ट लेसन उस स्टूडेंट के साथ है। तो ये पूरी स्टोरी का एक मोटा मोटा सा समरी है। नाउ अगर मैं ऑथर के बारे में बात करूं तो अल्फोंस डॉरेट, जो अल्फोंस डॉरेट हैं वो बॉर्न हुए थे 1840 में, जिनकी डेथ हुई 1897 में। वो एक फ्रेंच राइटर थे, जिनको फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, वो फ्रेंच में नोवेल्स लिखते थे। और साथ ही साथ क्या लिखते थे, वो लिखते थे शॉर्ट स्टोरी। वो तो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, फ्रेंच नॉवेल्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। और जो लास्ट लेसन चैप्टर उन्होंने लिखा है वो तब का लिखा है जब फ्रांस और प्रूशिया का वॉर होता था। अब फ्रांस तो आपको पता है, प्रूशिया अब जर्मनी बन चुका है। और उसके वॉर के टाइम पे किस तरीके से फ्रांस हार गई थी और प्रूशिया ने उसको ओवरटेक कर लिया था। तो ये 1970 और 1971 के बीच की फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में बात करता है। तो ये पूरा चैप्टर उस फ्रैंको प्रूशियन वॉर के रिवॉल्व ही अराउंड करता हुआ आपको दिखेगा, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया एंड लेड बाय द बिस्मार्क। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, नाउ अदर नेशंस ऑफ जर्मनी। तो अब प्रूशिया क्या कहलाता है, जर्मनी। तो वहां पे क्या हुआ था, दो बड़ी पर्टिकुलर उनकी डिस्ट्रिक्ट्स थी, एल्सैक एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स पे प्रूशिया ने कब्जा करा था। और अब यहाँ पे एक नया ऑर्डर जारी हुआ था कि यहाँ पे जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी। कोई भी फ्रेंच में बात नहीं कर सकता, फ्रेंच पढ़ नहीं सकता। क्या पढ़ना है, नई लैंग्वेज पढ़नी है, प्रूशियन लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज पढ़नी है। सो दिस प्रूशियन हैंड्स रेड द स्टोरी टू फाइंड आउट। अब अपन को रीड करना है कि क्या अपन को स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो इन शॉर्ट आपको ये तो पता चल गया है कि ये स्टोरी एक स्टूडेंट की है जिसका नाम है फ्रांस, और ये एक टीचर की है जिसका नाम है एम हेमिल। तो ये है आपके स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स। ये दो मेन कैरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि फ्रांस का कैसा नेचर था, वो किस तरह का स्टूडेंट था, एम हेमल किस तरह के टीचर थे, उनको किस तरीके से पूरे स्टोरी में रिप्रेजेंट किया है, वो सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। नाउ अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो हम यहाँ पे साथ में ही वो वर्ड्स भी पढ़ते हुए चलेंगे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको उन वर्ड्स का मतलब पहले से पता हो सकता है आपने वो वर्ड्स किसी और मीनिंग की तरह कहीं और कॉन्टेक्स्ट में यूज किए हो, पर यहाँ पे उसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कैसा निकल के आ रहा है और वो कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले विल स्टार्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड। Now what does that mean? Great dread का मतलब होता है फियर, बहुत डर।
क्योंकि मैं क्या हो गया था, मैं लेट हो गया था। वो फ्रांस जो है, यहाँ पे फ्रांस है आए, फ्रांस जो है वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, और वो डरा हुआ था क्योंकि उसको डांट पड़ सकती थी, किससे, एम हेमिल से। उसके जो टीचर है एम हेमिल, उनसे उनको डांट पड़ सकती थी, इसीलिए वो ड्रीड में थे, डर में थे। तो यहाँ पे ड्रीड का मतलब होता है फियर, ठीक है। स्पेशली बिकॉज, क्यों ज्यादा डर क्यों लग रहा था, अब ड्रीड है, डर है, लेकिन ज्यादा क्यों है, ग्रेट क्यों बोला है उसको, इतना एडजेक्टिवली क्यों दिया हो गया है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर होमवर्क नहीं किया था जो मुझे मेरे टीचर ने दिया था ऑन पार्टिसिपल्स। जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है, और हर ग्रामर में पार्टिसिपल्स होते हैं। तो फ्रेंच के पार्टिसिपल्स की तैयारी करने के लिए बोला था, जो फ्रांस ने नहीं करी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने ये तैयारी नहीं करी, इसीलिए वो ज्यादा डरे हुए थे कि जो होमवर्क उनको एम हेमिल ने दिया था वो उन्होंने किया नहीं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ देम, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड क्या होता है। मतलब उसको पार्टिसिपल्स के बारे में जीरो नॉलेज थी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। अब उसके दिमाग में, क्योंकि डर होता है तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हमारा पेट दुखने लगता है, हमारा सर दुखने लगता है, हमें बुखार जैसा लगने लगता है, हमें चक्कर आने लगता है, जब हमने कोई टास्क नहीं किया होता जो हमें टीचर ने दिया होता है, राइट। तो ये चीज तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, आप लोग भी इसी तरीके से बचते हैं चीजों से। तो उसी तरीके से फ्रांस ने भी सबसे पहले क्या सोचा कि भाई मैं तो भाग जाता हूँ और पूरा दिन बढ़िया एंजॉय करूंगा, कहाँ मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं है, फालतू की डांट और पड़ेगी। तो उसने क्या किया, वो थॉट्स लेके आने लगा अपने दिमाग में कि मैं स्पेंड कर सकता हूँ डे अपना बाहर, बढ़िया वार्म डे है, ब्राइट है, द बर्ड्स वर चर्पिंग, पेड़ के तने पे बैठ के, मतलब एज पे बैठ के बर्ड्स क्या कर रही है, आवाजें निकाल रही हैं, बढ़िया। उसने एक पूरी पिक्चर क्रिएट कर ली कि एक सनी डे है, एक वार्म डे है, बहुत अच्छा मौसम है, बर्ड्स भी बहुत खुश हैं, वो भी अपने गाने गा रही हैं, बातें कर रही हैं, ये जो, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल वो जगह होती है जहां पे लकड़ी काटते हैं, तो वो फैक्ट्री जहां लकड़ी कटती है उसको सॉमिल बोलते हैं। तो ये उसने सारी चीजें देखी। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, सो द प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग। अब इनकी जो ड्रिलिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है, ये पैर स्टैम्प करते हैं, ये स्टैंपिंग करते हैं, ये हाथ ऊपर नीचे करते हैं, ये अपने राइफल्स यूज करते हैं। तो ये ड्रिलिंग भी फ्रांस को दिख रही है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। मतलब उसको ये सारी चीजें, पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया, सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे हैं, वो सॉ मिल, एक सनी ब्राइट डे, ये सारी चीजें ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी, ये सारी चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी डे स्पेंड करने की, rather देन गोइंग टू स्कूल और एम हैमिल की डांट खाना, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पढ़ाई नहीं किया। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। जहां पे ये कंजंक्शन टाइप के वर्ड आते हैं, वहां पे जो है वो राइटर अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करता है। अब क्या हुआ, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट करने का मतलब कंट्रोल करा, मैंने समझा कि नहीं भाई मैं अपने थॉट्स पे कंट्रोल करूंगा, मैं अपने थॉट्स को अपने काबू में करके, एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल। और फिर वो उसने फाइनली क्या डिसाइड किया कि भाई ऐसे थॉट्स तो आते रहेंगे, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस तो होते रहेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे अभी स्कूल जाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या हूं, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैंने टाउन हॉल पास किया, बुलेटिन बोर्ड के पास पे क्या था, क्राउड था, बहुत भीड़ जमा थी। तो अब इस बुलेटिन बोर्ड की क्या स्टोरी है कि लास्ट 2 साल से इसमें सिर्फ बुरी खबरें ही आ रही है, लास्ट 2 साल से इसमें सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं इस बुलेटिन बोर्ड में। तो मुझे लगा कि फ्रॉम द लॉस्ट बेटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कुछ भी ऐसा बहुत सारा आया होगा। तो मैं बस सोच रहा था व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या चीज है जो बुलेटिन बोर्ड पे आई है, क्योंकि इस पे आई है तो मतलब पक्का कोई बुरी चीज ही आई है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। देन आई, as I hurried as fast as I could, the blacksmith watcher who was
there with his apprentice reading the bulletin called me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." तो जो जैसे ही मैं जा रहा था तो जो ब्लैक स्मिथ है, जो वॉचर है, उसने क्या किया, उसने मुझे देखा कि मैं बहुत स्पीड में दौड़ रहा हूँ और उसको दिखा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत रश कर रहा हूँ, तो उसने क्या बोला, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ टाइम में तो अपने स्कूल में पहुंच ही जाएंगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग fun of me and reached M. Hamill's little garden. तो क्या हुआ, उसको लगा, फ्रांस को लगा कि क्या कर रहा है ब्लैक स्मिथ, उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो अब इतनी जल्दी और भागने से क्या मतलब, लेट तो हो ही चुके हो। तो फ्रांस को लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और वो उसी तरीके से भागता हुआ एम हेमल के गार्डन में पहुंच गया, आउट ऑफ ब्रीथ ना। यहाँ पे ये फ्रेज यूज किया है ये बताने के लिए कि वो इतनी जल्दी में था कि उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, वो ब्रीथ स्किप कर रहा था, अपनी ब्रेथ स्किप कर रहा था, फिर भी वो किसी तरीके से कहाँ पहुंच गया, एम हेमल के लिटिल गार्डन में। ठीक है। Now, usually when school began, there was a great bustle which could be heard in the street. जब भी स्कूल चालू होता था तो इतना शोर होता था कि सड़कों तक आवाजें आती थी, बच्चों के भागने की, दौड़ने की, बेल्स बजने की। और आपने ये तो स्कूल में महसूस ही किया है कि जैसे ही असेंबली से पहले आप स्कूल में एंटर होते हैं तो बहुत शोर होता है, बहुत हंगामा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी तरीके से जब यूजुअली जो स्कूल होता था पहले, जो उसके इस दिन से पहले जितने भी दिन होते थे, तो सारे में ये बसलिंग होती थी, मतलब लोग बहुत जल्दी में होते थे, बहुत शोर शराबा होता था, सारी चीजें होती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लोग जोर जोर से डेस्क पटक पटक के उठना बैठना, बुक्स का खुलना, और लेक्चर्स का बहुत तेज तेज रिवीजन होना, अपने हाथ, ईयर्स, क्या है, विथ आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। किस तरीके से ये हम बचपन में करते थे ना, हम अपने दोनों कान बंद करके, आंख बंद करके और खूब तेज तेज रिवाइज करते थे ताकि हमें जल्दी याद हो जाए, जब हमें आंसर्स रटने होते थे, मगअप करने होते थे। तो उस तरीके से सारी आवाजें जो है वो आ रही थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूल रैंपिंग ऑन द टेबल, तो वो स्केल मारना और वो सारी चीजें, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। इसके बीच में क्या होता है, I counted the commotion to get to my desk without seeing, but of course, that day everything has to be as quiet as Sunday morning. अब क्यों? But now it was all so still. अब क्या हुआ यहाँ पे पूरी स्टोरी बदल गई। अभी क्या हो रहा था, अभी स्कूल में बहुत शोर होता था, यूजुअली बहुत आवाजें आती थी, टीचर्स अपने स्केल को पटक रहे हैं, बच्चे डेस्क उठा के, कभी डेस्क रख के, कभी बुक्स खोल के और खूब जोर जोर से कान पे हाथ रख के रिवीजन कर रहे। पर आज क्या था, आज बहुत सन्नाटा था, जैसे कि संडे को होता है, संडे के मॉर्निंग की तरह आज बिल्कुल शांति थी, किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। दो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज छुट्टी है और मैं आ गया। तो उसको इतना शांति थी, फ्रांस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या, कहाँ पहुंच गया है, आवाज क्यों नहीं हो रही। फिर उसने विंडो से देखा तो उसके सारे क्लासमेट्स जो थे वो अपनी अपनी जगह पे थे, और एम हैमिल जो है वो आजू बाजू वॉक कर रहे थे उनके आयरन रूलर के साथ, जो वो अपने हाथ के नीचे रखते थे। तो उनका पेटेंट था कि वो अपने जो लोहे की स्केल थी वो अपने हाथ के नीचे करके और वो क्लास में बढ़िया वॉक कर रहे हैं। तो मतलब क्लासमेट्स भी वहीं पर है, एम हेमल भी वहीं पर है। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. Now, अब मैं वैसे ही टेंशन में, क्योंकि मैंने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े, उसके ऊपर मैं लेट, तो मेरे दिमाग में मेरी क्या हालत हो रही होगी। तो मैं इतना ज्यादा घबराया हुआ था और इतना ज्यादा मैं शर्मिंदा था कि मैं लेट आया हूं, फिर मैंने होमवर्क भी नहीं किया है, बट नथिंग हैपेंड। पर ऐसा कुछ हुआ, उसे क्या लगा एम हैमल हमेशा की तरह उसे डांटेगा, चिल्लाएगा और पनिशमेंट देगा और बाकी सारी चीजें। पर क्या हुआ, एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। अब ये तो बहुत ऐसी चीज हो गई जो एम हैमल के कैरेक्टर को स्पेसिफाई नहीं करती। क्या हुआ कि एम हैमल जो है इस तरीके के टीचर थे जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो हमेशा फ्रांस को चीजों के लिए टोकते थे, चिल्लाते थे, हर चीज के लिए उनको सही बताते थे। लेकिन आज क्या हुआ, बहुत काइंडली उन्होंने बोला,
गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो उनने बहुत आराम से बहुत प्यार से ये बोला कि आप अपनी जगह पे जाइए, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। दैट मीन्स ही वॉज गिविंग अ फ्रेंडली जेस्चर, बहुत फ्रेंडली तरीके से एम हैमल ने फ्रेंड्स को बोला कि आप अपनी जगह पे जाओ और हम आपके बिना शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड sat डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little back silk cap. तो मैंने क्या किया, मैं तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि हो सकता है अभी ना डांट खाऊं, थोड़ी देर बाद डांट खाऊं। तो क्या हुआ, मैं तो जाके अपने सीट पे बैठ गया। जैसे ही मेरा थोड़ा सा डर कम हुआ, मैंने क्या नोटिस किया कि एम हैमिल ने कौन से कपड़े पहने हैं। वो कपड़े जो वो अपने किसी फंक्शन में, किसी स्कूल के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में पहनते हैं, उनका वो ग्रीन कोट, वो उनकी फ्रिल वाली शर्ट और उनकी सिल्क की कैप। नाउ जैसे ही मैंने देखा, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। मतलब स्कूल के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के अलावा एम हेमल ने वो कपड़े कभी नहीं पहने थे, वो आज क्यों पहने हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज का मतलब, हर स्कूल में, हर क्लासरूम में बेंचेस होती है, टेबल्स होती है, चेयर्स होती है, टीचर होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है। तो उसमें स्ट्रेंज क्या है, स्ट्रेंज एंड सोलेम मतलब क्या बदला हुआ है और क्या चेंज्ड है, क्या उसको देख के सरप्राइज हो रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। तो क्या होता था, बैक बेंचेस जो होते थे वो हमेशा खाली होते थे। पर अब वहां पे कौन है, अब वहां पे विलेज पीपल बैठे हैं। वहां पे कौन बैठा है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग गांव के जो लोग हैं वो बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं यहाँ पे, वो शांत क्यों बैठे हैं यहाँ पे, वो एक जेस्चर दे रहे हैं एम हेमिल को, जो हमें अभी आगे पता चलेगा। Old Hosher with his three concerned that the former mayor, the former postmaster and several other besides। तो क्या बहुत जो सीनियर, जो पहले विलेज में काम करते थे, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनने अपनी अपनी जॉब अब छोड़ चुकी है, वो लोग बैठे थे। तो मतलब सीनियर लोग, गांव के जो सीनियर लोग थे वो क्या कर रहे थे, लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग उदास थे। क्यों उदास थे भाई, and Hauser had bought an old primer tumbled at the edges, and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages। तो उसने क्या किया, वो भाई अपना जो पेजेस रखे थे उस पे उसने अपनी स्पेक्टिकल्स उतार के रखे और पूरी तरीके से वो सैड होके एक जेस्चर प्रेजेंट कर रहे थे कि किस तरीके से वो एम हेमिल को देख सकते हैं। While I was wondering about it all, M. Hemmel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो जिस तरीके से एम हेमेल ने बहुत आराम से, बहुत शांति से मुझे बोला कि आओ बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, उसी काइंडनेस से उन्होंने क्या बोला कि ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि भाई अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे, ये दो डिस्ट्रिक्ट है उनके स्कूल्स में, ठीक है। तो एक ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये फ्रेंच का आज लास्ट लेसन है आप लोगों के लिए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपके नए टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये है आपका लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने लास्ट लेसन को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुने। What a thunderclap these words were to me. Now what does that mean? Thunder का मतलब होता है बिजली। थंडर क्लैप मतलब वो इतनी बुरी तरीके से मेरे ऊपर गिरे, या इतनी बुरी तरीके से मुझे चुभे, मुझे लगे कि ओ गॉड, मतलब मैं इतने टाइम से जो अपने लेसन्स मिस कर रहा हूँ, जो मैं इस लैंग्वेज को सीरियसली नहीं ले रहा कि फ्रेंच मुझे पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। मैं तो हार्डली एक वर्ड भी सीख पाया फ्रेंच में लिखना या बोलना। तो ये वो न्यूज थी जिसके वजह से बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा हुई थी।
इस वजह से इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे. Oh, the riches. That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. तो उसने पूछा क्यों पर ऐसा. मैंने तो अभी मुश्किल से फ्रेंच का थोड़ा बहुत लिखना सीखा है. I should never learn anymore. Must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons for seeking birds eggs. अब वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि क्यों मैंने अपने सारे अच्छे अच्छे लेसन्स जो भी एम हेमल पढ़ाते थे वो उस पर मैं ध्यान ही क्यों नहीं देता था. मेरा ध्यान तो हमेशा चिड़ियाओं पे रहता था, उनके एग्स पे रहता था, किस तरीके से बर्ड्स चर्प कर रही है, किस तरीके से बाहर विंडो के क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजों पे रहता था. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूएसेंस a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो जो बुक्स मुझे बहुत भारी लगती थी लेके आने के लिए, जिन्हें पढ़ने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, वो अब मुझे अपनी ओल्ड फ्रेंड्स लग रही हैं जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता. And M. Hamill. Two, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky मतलब जो परेशान करते हो या जो थोड़े से ऐसे स्ट्रिक्ट हो, चिढ़ जाते हो, उस टाइप के लोग. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, और ये भी एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने एम हेमिल को, मेरे टीचर को, हमेशा सिर्फ ऐसा समझा कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, वो सिर्फ मुझे मारते हैं, मुझे डांटते हैं. कभी उनको एज अ टीचर या वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, उस तरीके से नहीं देखा. पुअर मैन. नाउ दिस पुअर मैन हियर इज एम हेमिल. सो फ्रांस इज टॉकिंग अबाउट एम हेमिल कि वो भाई बेचारे पे मुझे तरस आ रहा है कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. सो एम हेमिल जो है, उन्होंने क्या किया, ये उनका लास्ट लेसन है, इसीलिए उन्होंने इतने अपने इंपॉर्टेंट संडे क्लोथ्स पहने हैं. एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. तो अब वो क्या समझा कि वो बैक बेंच पे जो विलेजर्स बैठे वो क्यों बैठे, वो इसीलिए बैठे कि कभी उन लोगों ने अपने लैंग्वेज को सीरियसली लिया ही नहीं. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect of the country that was theirs no more. मतलब अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे आपस में रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं. किस चीज को, एक तो सबसे पहला वो फ्रेंच लैंग्वेज को जिस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूसरा उस पर्सन पे जिसने 40 साल अपनी जिंदगी के उसी क्लासरूम में फ्रेंच पढ़ाने में निकाले. तो पुअर मैन यहाँ पे इसलिए उनके लिए यूज किया है कि वो ऐसे इंसान है जो 40 साल से लोगों को फ्रेंच पढ़ा रहे हैं. तो वो अपने आप को कितना डेडिकेटेड रखे थे कि वो आपको ये लैंग्वेज पढ़ाए, पर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया. नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द विलेजर्स टुक द इंटरेस्ट. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Hemmel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, oh, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. तो क्या हुआ, अब उसको अपना नाम सुनाई दिया, और जैसे ही उसको अपना नाम सुनाई दिया उसने क्या सोचा कि अरे यार, अब वो पार्टिसिपल्स के रूल मुझसे पूछे जाएंगे जिसके बारे में मैं डर रहा था. पर क्या चांस थी, फ्रांस को चांस मिली थी आगे की पोयम या आगे की स्टोरी पढ़ने की. और जैसे ही वो खड़े हुए, उनने बोलना शुरू किया, तो वो कहीं पर बोल नहीं पाए, अटक गए. तो उन्होंने क्या किया, तो एम हेमिल ने बोला कि भाई मैं आपको नहीं डांटूंगा, आप आराम से पढ़ो, और देखो अब आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलता था कि आप अपनी लैंग्वेज पढ़ो, उस पर ध्यान दो. तो अब आपको बुरा लग रहा है ना. तो आप हमेशा क्या बहाने करते थे कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ लूंगा,
आज ही क्यों करना है? एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. That's the great trouble with LSAC. She puts off learning till tomorrow. तो अब क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसी में पूरे में गड़बड़ है. यहाँ के लोग सोचते हैं कि हर काम हम, हर चीज हम कल कर लेंगे. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little France. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सोचो वो लोग जो जर्मनी सिखाने आपको जर्मन लैंग्वेज सिखाने आ रहे हैं, वो आपसे कैसे बोलेंगे कि आप तो खुद को फ्रेंचमैन बोलते हो, तो ना आपको फ्रेंच बोलनी आती है ना आपको फ्रेंच लिखनी आती है, तो कैसे फ्रेंचमैन हो आप? तो आप अपनी, अब क्या होगा, ठीक है, अब इससे बुरा तो क्या ही होगा. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विथ. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, मतलब उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी कि आप पढ़ नहीं रहे हो. दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. मतलब आपके पेरेंट्स ने भी कभी आप पे ध्यान नहीं दिया कि आप ज्यादा पढ़ो, आप लेसन्स पे ध्यान दो या अपने लैंग्वेज पे ध्यान दो. उन्होंने क्या किया, आपको फार्म और मिल्स पे काम पे लगाया ताकि घर में दो पैसे और आ सके. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मतलब मेरी भी तो गलती है. कई बार ऐसा होता था कि मैं आप लोगों को अपने गार्डन में फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देता था, या जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो मैं आप लोगों को छुट्टी दे देता था, हॉलीडे दे देता था. Your parents were not anxious enough. Okay. फिर उसके बाद they preferred, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है. Then from one thing to another, एक चीज से दूसरी चीज पे आते हुए, M. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and we must guard it among us and never forget it. अब कोई भी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग होती है, जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये चैप्टर सीबीएसई में डला हुआ है. और ये बताता है, अब यहाँ पे एम हेमल क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फ्रेंच कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, वो क्लियर है, वो बहुत लॉजिकल है, साथ ही साथ आपको उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि आपके पास अगर आपकी लैंग्वेज नहीं होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं है. आपके पास से वो पार चली जाती है. आपके पास एक पार है अगर आपको लैंग्वेज पता है, आपको कम्युनिकेट करना आता है, आपको पता है आपको आपस में बात कैसे करनी है. बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to the key to their prison. मतलब जब मैं किसी को किसी बक्से में या किसी चीज में बंद करूं तो वो जो खुलने की चाबी है वो लैंग्वेज ही होती है. उस तरीके से एक एग्जांपल यूज करके एम हेमिल ने यहाँ बताया. देन ही ओपन्ड अ ग्रामर and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. मतलब आज जब मेरे को ये पता है कि ये लास्ट फ्रेंच का लेसन है, मैंने इसमें पूरा ध्यान लगाया, अपने सारे इमोशंस निकाल के रख दिए, तब मुझे समझ में आया कि वो जो एक लास्ट लेसन एम हेमल ने मुझे पढ़ाया वो मुझे कितने आसानी से और कितनी जल्दी समझ में आ गया. All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मतलब सिर्फ मैं नहीं, क्यों मुझे बुरा लगा इसलिए नहीं, मैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और वो मुझे बहुत इजी लग रहा था. एम हेमिल ने भी आज तक इतने पेशेंटली कभी पढ़ाया नहीं और मुझे लग रहा है कि आज वो भी अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं हमें पढ़ाने में. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. मतलब जब वो इंसान आप स्कूल छोड़ के जाना चाह रहे हैं, वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन दे रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि उनके पास जितनी नॉलेज है, जितनी चीजें वो आपको आज बता सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बता दे और एक ही बार में आप समझ भी लो. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hemmel had new copies for us, written in a beautiful round hand.
France, Elzek, France, Elzek. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब ये पूरा एक सिनेरियो है जो हम अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक क्लासरूम है जहाँ पे फ्रांस एल्जैक लिखा हुआ है, मतलब एक झंडे की तरह, एक कलरफुल ब्लूम की तरह, एक फ्लावर की तरह हर जगह से वो दिख रहा है। और इतनी शांति उसके बीच में, उन्होंने हमें नई कॉपीज दी है जिसमें हम अपना राइटिंग का पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब इतना अच्छा था कि आपको देखना चाहिए था, वो एक देखने लायक सीन था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। तो मतलब वो जो हम पिन ड्रॉप साइलेंस सुनते हैं स्कूल के अंदर, कि सिर्फ आवाज जो है पेन जो पेपर पे चल रहा था उसकी आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as it was that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? मतलब इसके बीच क्या हुआ, जब लोग पेन से लिख रहे थे उस आवाज के बीच में एक बीटल भी अंदर आई, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया वो कब अंदर आई कब बाहर गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक जो चिड़िया बैठी हुई थी जिसके बारे में यहाँ पे दिया है, एक पिजन जो बैठी हुई थी, वो जब आवाज निकाल रही थी तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आया, मेरे मतलब फ्रांस के दिमाग में क्या थॉट आया कि क्या ये लोग पिजन से भी फ्रेंच मतलब जर्मन बुलवाएंगे। मतलब उसको वो चीज, फ्रांस को वो चीज इतनी ज्यादा घर कर गई थी, इतनी बुरी लग गई थी, इतना ज्यादा वो इमोशनल हो गया था इस चीज को लेके कि भाई एकदम से आपने जो है लैंग्वेज चेंज कर दी, हमें बोला फ्रेंच नहीं बोलनी है, आप जर्मन बोलनी है। तो क्या हमारे यहाँ के जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये भी जर्मन में ही बात करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind everything, how everything looked in that little school room. मतलब जैसे ही मैं लिखने से अपनी नजर ऊपर करके एम हेमल को देखता, वैसे ही मुझे क्या दिख रहा था कि वो बस एक तरफ नजर गड़ा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कमरे के अंदर हर एक चीज को अपने साथ ले जाना चाहते, हर एक चीज को याद कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता था, या सॉरी यहाँ पे नोटिस बोर्ड होता था, या यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये बच्चा बैठता था, वहां पे वो बच्चा बैठा था। तो वो एक तरीके से उसको घूर के देख रहे थे, दैट इज गेजिंग। Fancy, right? A fancy क्यों? For 40 years he had been there in the same place. मतलब ये सब आपको सुनने में बहुत फैंसी लग रहा होगा कि एक टीचर मोशनलेस बैठा है, मतलब उसको नहीं पता अब उसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो बस चीजों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में कैमरा है और वो हर चीज कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको सुनने में क्या लग रहा होगा, फैंसी। पर 40 साल अपनी लाइफ के किसी इंसान ने सेम जगह पे दिए हैं, जिसमें उसने अपना एक गार्डन बनाया, और गार्डन में सिर्फ क्या चेंज हुआ है, गार्डन में सेम चीजें हैं, बस जो उनकी वॉलनट ट्री है, जो बेंचेस हैं क्लासरूम के, वो थोड़े से सही हो गए हैं, वो थोड़े से स्मूथ हो गए हैं, बेंचेस थोड़ी सी स्मूथ हो गई है। और गार्डन में जो उनने ट्रीज लगाई थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वो थोड़ी सी ग्रो कर गई है। बस यही चेंजेस हैं, बाकी उनकी लाइफ के 40 इयर्स इसी छोटे से स्कूल के क्लासरूम के अंदर निकले हैं। How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो क्या अब उसको, जो फ्रांस है, उसको बुरा लग रहा है एमएमएल के लिए कि यार उस इंसान का तो कितना बुरा हार्ट ब्रेक हुआ होगा जिसने अपनी लाइफ के 40 साल सिर्फ इस स्कूल के रूम में निकाल दिए फ्रेंच लेसन्स पढ़ाने के लिए, और फिर उसने आवाज सुनी उनकी, एमएमएल की बहन की, जो सामान पैक करके ले जा रही थी क्योंकि कल वो कंट्री छोड़ के जाने वाले थे।
but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee bo. Down there at the back of the room, old Horsher had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. You could see was he too was crying. His voice trembled. Trembled मतलब जब हम रोते हैं तो हमारी वॉइस ब्रेक होती है ना, हम सिसकियां लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्रम्बल, with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it. The last lesson. मतलब अब यहाँ पे फ्रांस ने अपना पूरा इमोशन आपको एक्सप्रेस किया है, पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से भाई वो उनने अपने करेज निकाला, मतलब इतनी हिम्मत करी कि उनने हमें लास्ट लेसन पढ़ाया। उस हौशर के बारे में बात करी गई है कि किस तरीके से उसने अपनी चीजें उठाई, वो वापस रिपीट कर रहा था, और किस तरीके से हमारे दिमाग में चल रहा था कि हम उसकी वो रोती हुई आवाज को देख के हंसे या हम रोए क्योंकि ये हमारा लास्ट लेसन है। और इतने प्यार से, मतलब इतना अच्छे से, जो मुझे सब चीजें एक एक डिटेल में याद है, वो इसलिए क्योंकि ये मेरा लास्ट लेसन था। ऑल एट वंस द church clock struck 12, then the anglers. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. M. Hamill stood up, very pale in his chair. Pale का मतलब बिल्कुल ऐसा प्लेन हो जाना, जब आपके चेहरे पे से वो रौनक चली जाती है, जो हम बोलते हैं कि आपका मुंह उतर गया, उस तरीके से वो अपनी चेयर से उठे। कब? जैसे ही चर्च की जो बेल है वो 12 पे बजी। 12 बजे प्रूशियंस अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल से वापस आ रहे थे, वो सारी चीजें हमें दिख रही थी। वो अपनी चेयर से उठे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, माई फ्रेंड्स, सेड ही, बट समथिंग चोक्ड हिम, he could not go on. Then he turned to the blackboard. मतलब वो कुछ बोलना चाह रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा उनको इतना टॉल, यहाँ पे टॉल का रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने उनको इतना डल, इतना मुरझाया हुआ, इतना एनर्जी लेस कभी नहीं देखा था। तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे पर वो बोल नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए। उन्होंने एक पीस ऑफ चौक लिया और उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ से और बहुत सारे थॉट से बोर्ड पे क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इस वर्ड को फ्रेंच में बोलते हैं लॉन्ग लिव। तो लॉन्ग लिव फ्रांस लिख के वो बोर्ड पे टर्न हुए। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ एक जेस्चर दिया कि द क्लास इज डिसमिस्ड एंड यू कैन गो। मतलब उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ हैंड जेस्चर से हमें बताया कि ये क्लास डिसमिस हो चुकी है और हम अब जा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रांस ने जो है अपने लास्ट लेसन का पूरा इमोशन आपको एक्सप्रेस किया और ये बताया कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। अब अगर मैं पर्टिकुलरली आपके फ्लेमिंगो के क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये आपके बुक के बीच के क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद स्कूल दैट डे? तो यहाँ आपको पता है कि उसे क्या प्रिपेयर करके जाना था, उसे पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करके जाना था, राइट? व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? तो फ्रांस ने क्या नोटिस किया जो अनयूजुअल था उस दिन? ये ये था कि स्कूल में जो शोर शराबा होता था, बेंचेस की आवाज, टीचर के स्केल पटकने की आवाज और बाकी सारे शोर, कुछ भी नहीं था। द स्कूल वॉज स्टिल, मतलब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, जबकि उसके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी अपनी सीट पे थे और एम हेमल भी क्लास में घूम रहे थे। वॉट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड? अब बुलेटिन बोर्ड पे क्या था? पहले तो फ्रांस बहुत जल्दी में था तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर उसे पता था कुछ बुरी खबर होगी। पर बुलेटिन बोर्ड पे क्या था? द लास्ट फ्रेंच लेसन। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे? मतलब जो चेंजेस बर्लिन से आए थे, जो ऑर्डर बर्लिन से आया था, उससे क्या चेंजेस हुए थे स्कूल में? तो उससे ये हुआ था कि उस दिन वो फ्रेंच का लास्ट लेसन था, जिसके वजह से फ्रांस को समझ में आया कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? जैसे ही फ्रांस को पता चलता है कि ये फ्रेंच का लास्ट डे है,
और एम हेमेल भी कल चले जाएंगे, उनका भी लास्ट डे है। उसे समझ में आता है कि उस स्ट्रिक्ट टीचर के पीछे देयर वाज समबडी जो बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत ज्यादा उत्सुक होके आपको लैंग्वेज पढ़ाना चाहते थे। और स्कूल के बारे में उसको समझ में आता है कि काश मैं पहले इतना अटेंटिव हो जाता या मैं इतना इंटरेस्ट लेता अपने लैंग्वेज को सीखने में, तो मुझे शायद सब चीजें समझ में आ जाती। तो पर्टिकुलरली ये पूरे चैप्टर की समरी थी। इसको स्टोरी की तरह हमने इसलिए पढ़ा ताकि आप विजुअलाइज कर सके। एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, जब कोई पोएम पढ़ रहे हैं, हम उसे अपने आप से रिलेट करें कि ये सीन हमारे सामने हो रहा है, ये हमारे साथ हो रहा है। कई बार आप लोग 12th स्टैंडर्ड में आपके भी लास्ट लेसन हुए हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको वो कितना कनेक्ट करता है। मतलब आप ऐसा सोचते होंगे कि ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मैं आज के बाद अब कभी नहीं बैठ पाऊंगा, मैं कभी इस टीचर से कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कभी अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर नहीं कर पाऊंगा, नोट्स शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है, जब आप विजुअलाइज करते हैं, जब आप अपने दिमाग में एक स्टोरी बना के चलते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। और एक बार आपको पूरे चैप्टर की या पूरे पोएम की स्टोरी समझ में आ गई, फिर उसमें से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगा, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पीछे नहीं जाना पड़ा। तो दैट मीन्स हम बहुत अच्छे से, बहुत अटेंटिवली ये स्टोरी भी सुन रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके चैप्टर में था या आया हो जो आपको नहीं पता, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल दैट आई हैड फॉर यू। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड करूंगी। ओके, थैंक यू।